हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे से होंगे। हम इजी केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिक से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लास्ट में हमने देखा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी जिनको दूर करते हुए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आगे बताता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम कुछ बातें जो हैं वो नोट कर लेते हैं। जैसे पहली चीज ये है कि यह क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो है वह पूर्णतः स्थिर वैद्युत सिद्धांत है। स्थिर वैद्युत सिद्धांत, स्थिर वैद्युत सिद्धांत है या स्थिर वैद्युत मॉडल है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं कि यह सिद्धांत ये कहता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम थे CMe और लिगैंड के बीच जो बंध बनता है वह बंध आयनिक होता है। कैसा होता है? आयनिक होता है। और ये बंध बनता कब है? ये बंध दोनों के बीच, किसके बीच? सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच स्थिर वैद्युत अन्योन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। स्थिर वैद्युत अन्योन क्रिया के फलस्वरूप के कारण बनता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। तीसरी चीज हम इस सिद्धांत की पढ़ते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जो नेगेटिव लिगैंड जो है वो विद्युत आवेश है। कैसा है? बिंदु आवेश, या इसी को ही हम कहेंगे पॉइंट चार्ज। और जो न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है उसको डाइपोल मानता है, यानी द्विध्रुव। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करती हूं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो स्थिर वैद्युत मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच का जो बंध है वो आयनिक होता है और यह सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के स्थिर वैद्युत अन्योन क्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसमें इस थ्योरी के अनुसार कहा गया कि जो नेगेटिव लिगैंड होते हैं वह एक पॉइंट चार्ज होते हैं, बिंदु आवेश होते हैं, और जो उदासीन लिगैंड हैं वह द्विध्रुव या डाइपोल के समान काम करते हैं। अब चौथी बात कहता है कि सामान्य रूप से जब मेटल के d ऑर्बिटल, जिसमें कि कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? 5। ये देखिए, आपको अगर याद हो कि d ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ये 5 के नाम क्या हैं? dxy, dxz, dyz, dx2y2 और ये dz2। ये सममित होते हैं, सममित, या इसी को सिमेट्रिकल होते हैं। सामान्य रूप से जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या बंध बनाने की प्रक्रिया नहीं चल रही तब
जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं ये सब सममित होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं और उसमें एक डीजेनेरेसी होती है। डीजेनेरेसी होती है। अब ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन की बात, परंतु जैसे ही जब कोई लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम पर आक्रमण करता है, हमने देखा कि लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो जैसे ही लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम पर आक्रमण करता है तो इसकी जो डीजेनेरेसी है, डीजेनेरेसी जो है वह अपभ्रष्ट या कहना कि टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। टूट जाना या समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही डीजेनेरेसी समाप्त हो जाती है वैसे ही इसका जो डी ऑर्बिटल है यह स्प्लिट या इसका विपाटन हो जाता है। विपाटन या स्प्लिटिंग हो जाती है। और ये जो स्प्लिटिंग है यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन बात है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वास्तव में ये जो डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग है ये सबसे मुख्य बात है। यह स्प्लिटिंग किस तरीके से होता है इसको हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों कंपाउंड्स में देखते हैं। चलिए अब हम इसी स्प्लिटिंग को अष्टफलकीय यौगिकों में समझते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अष्टफलकीय यौगिक में हमें पता है sp3d2 कौन सा संकरण होगा, sp3d2 ये संकरण या होता है d2sp3 संकरण। इसके कारण अष्टफलकीय यौगिक बनते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अभी बताई थी मैंने आपको कि जब नॉर्मल स्थिति पर रहता है मेटल एटम तो डी ऑर्बिटल में डीजेनेरेसी होती है, यानी वो सममित होता है। लेकिन जैसे ही किसी लिगैंड का उस पर आक्रमण होता है तो उसकी डीजेनेरेसी अभ्रष्ट हो जाती है और डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाता है। वास्तव में हम देखें तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में एक रिपल्सन, प्रतिकर्षण लगता है। क्या काम करता है, प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण के कारण डी ऑर्बिटल दो ग्रुप में टूट जाता है, दो ग्रुप में टूट जाता है। ठीक है। अब किस किस ग्रुप में, अब हम इसको देखते हैं। जैसे आपके बुक में ही चित्र बना हुआ है, ये एक ग्राफ के द्वारा हम ये समझते हैं। ये है ऊर्जा या एनर्जी। ठीक। अब यहां पर मेटल का डी ऑर्बिटल, ठीक है, धातु का डी कक्षक। ये डी कक्षक आपको बता चुके हैं हम पहले ही, क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ही इस पर आक्रमण होगा, थोड़ी सी उसकी, दोनों के प्रतिकर्षण के कारण थोड़ी सी उसकी ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण के कारण एक ऊर्जा स्तर जो है वो बढ़ जाएगा और ये ऑर्बिटल थोड़े से हाई ऊर्जा में चले जाएंगे। और जैसे ही दोनों यानी सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड एक दूसरे के नजदीक आएंगे, वैसे ही डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी और वो दो
ग्रुप में टूट जाएगा। एक ग्रुप जो रहेगा, एक ग्रुप, वह होगा, उसका नाम होगा T2G ग्रुप, जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से? DXY, DYZ और DXZ। और एक इससे उच्च ऊर्जा स्तर पर एक ग्रुप और आ जाएगा, जो होगा EG ग्रुप। इसमें कौन कौन से रहेंगे? DX² Y² और DZ²। अब दोनों की ऊर्जा, यानी ये 2 ग्रुप में टूट गया है, T2G ग्रुप और EG ग्रुप। T2G की ऊर्जा उसकी सामान्य ऊर्जा से कम होगी और EG की ऊर्जा उसकी सामान्य ऊर्जा से अधिक होगी, और दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होगा, उस अंतर को हम डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से जो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये पढ़े थे कि लिगैंड के प्रभाव में हुंड के नियम के विपरीत पहले कपलिंग हो जाती है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और 3 इलेक्ट्रॉन आए। चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा, ये अपने उच्च ऊर्जा स्तर पर न जाकर यहीं पर कपलिंग कर लेगा, जोड़ा बना लेगा, और फिर उसके बाद जब ये पूरे भर जाएंगे तब वो यहाँ जाएगा और यहाँ जाकर फिर वो हुंड के नियम के अनुसार पहले 1 इलेक्ट्रॉन और फिर इसकी पेयरिंग होगी। यहाँ पर हम जो डेल्टा O है, ये वास्तव में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसका मान जितना अधिक होगा, इसका मान जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल लिगैंड माना जाएगा, और O का मान जितना कम होगा, ये मान अधिक होने पर अधिक तो प्रबल लिगैंड, और अगर मान कम है तो वो दुर्बल लिगैंड। इसी आधार पर एक श्रेणी दी गई है जिसको हम स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसको लिगैंड्स की सक्रियता के आधार पर बनाया गया है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको लिख के बताती हूं, जैसे I-, इससे अधिक सक्रिय है Br-, फिर उससे SCN-, फिर Cl-, फिर F-, फिर OH-, फिर ऑक्सलेट C2H4 2-, फिर H2O, फिर EDTA, फिर NH3, फिर CN, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। यानी कि ये जो प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड, इसकी प्रबलता और दुर्बलता को समझाने के लिए ये डेल्टा O को मानक माना है। यानी जो लिगैंड जितना ज़्यादा प्रबल होगा वो क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र का विपाटन या स्प्लिटिंग उतनी अधिक मात्रा में करेगा, और जितना अधिक करेगा डेल O का मान उतना अधिक होगा और वह उतना ही प्रबल लिगैंड कहलाएगा।
तो अब हम जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे, अब इस कंडीशन में जबकि लिगैंड का आक्रमण हो चुका है और लिगैंड के आक्रमण के फलस्वरूप स्प्लिटिंग हो चुकी है, उस कंडीशन में दो तरह से विन्यास लिख सकते हैं। देखिए, यदि एक कंडीशन ये होगी, यदि डेल ओ का मान P को क्या कह रहा है, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। यदि डेल ओ का मान P यानी युग्मन ऊर्जा से कम होता है, तब क्या होगा, तब जो आने वाला, देखिए तीन जो है, तीन इलेक्ट्रॉन तो यही हो जाएंगे, 1 2 और 3, लेकिन जैसा ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जबकि डेल ओ का मान कम है तो वह फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यानी उस कंडीशन में हमको T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन Eg1 में प्राप्त होगा। कब, जबकि डेल ओ का मान कम हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि यदि डेल ओ का मान P से अधिक है, P यानी युग्मन ऊर्जा, तब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, पहले पेयरिंग करेगा, यानी उस कंडीशन में T2G4 और अभी Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। फिर T2G फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर हम पांचवा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो पांचवा इलेक्ट्रॉन भी T2G5 में जाएगा। फिर छठवां इलेक्ट्रॉन भी T2G6 में जाएगा और सातवां इलेक्ट्रॉन फिर Eg में जाएगा, Eg1। यानी यहां पर उस कंडीशन में पहले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी उसके बाद यहां जाएंगे, पहले इसका युग्मन हो जाएगा। तो इस आधार पर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए कि युग्मन नहीं हो रहा है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन है T2G में, उसके बाद Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां पर उच्च स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, उच्च स्पिन, या हम इसी को क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखे थे। और यहां पर चूंकि ये स्प्लिटिंग कम किया इसलिए Eg में इलेक्ट्रॉन चला गया। यदि डेल जीरो का मान कम है, देखिए आप, अगर डेल जीरो का मान कम है यानी स्प्लिटिंग कम हुई, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में युग्मन न करके Eg में चला गया और Eg1 बना दिया। इसलिए इस प्रकार के जो लिगैंड होंगे वह दुर्बल क्षेत्र लिगैंड या वीक फील्ड लिगैंड कहलाएंगे। ठीक है। अब उसी का ही उल्टा, यदि डेल ओ का मान बढ़ गया, यानी इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की पहले पेयरिंग हो रही है यानी पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ा बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे हो जाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। निम्न चक्रण, ये कैसा है, उच्च चक्रण, और ये कैसा है, निम्न चक्रण। और यहां पर जो है ये प्रबल क्षेत्र लिगैंड, इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बताया, उसके आधार पर हम उच्च चक्रण कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण कॉम्प्लेक्स, है ना, यानी हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स,
और दुर्बल लिगैंड और प्रबल लिगैंड को बहुत आसानी से समझा सके हैं। इस तरह बच्चों हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा ही हम किसी भी संकुल या उपसंयोजी यौगिकों के रंग को समझा सकते हैं। रंग, अब देखिए हमने देखा कि रंग किस कारण होता है? श्वेत प्रकाश में से जो कोई भी प्रकाश की किरणें अवशोषित होती हैं या उत्सर्जित होती हैं, उस आधार से हमें वो रंग दिखाई देती हैं। दिखने का भी आपको कारण पता होना चाहिए कि रंग जो है, कोई भी रंग या श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों से मिलकर बना है, सबको पता है, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि जो d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हुई, कुछ निम्न ऊर्जा स्तर में चले गए और कुछ उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए। अब यही इलेक्ट्रॉन, अब आपको इलेक्ट्रॉन की यदि गुण पता हो तो ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाते रहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इतना अंतर भी है, ऊर्जा का अंतर भी है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन कुछ तरंगदैर्ध्य की किरणों को अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। तो जिस रंग को उसने अवशोषित कर लिया, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 5 टाइम्स, ठीक है, और Cl -2, ठीक, +2, ये मान लीजिए है। ये हमें दिखाई किस रंग का दे रहा है? ये हमें बैगनी रंग का दिखाई दे रहा है, और वास्तव में इसने बैगनी रंग का दिखाई दिया है, अर्थात ये 7 रंगों में से पीले रंग को अवशोषित कर लिया है। जो रंग अवशोषित कर लेता है वह दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके पूरक रंग, यानी पीले का पूरक बैगनी है, तो पीला रंग उस कंपाउंड ने अवशोषित कर लिया और उसका जो शेष बचा, 7 में से पीला अवशोषित कर लिया और जो शेष रंग बचा है वह उस कंपाउंड, उस कलर का दिखाई देता है। तो इस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा हम किसी भी यौगिक के रंग को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमने क्या क्या सीखा? हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर क्या क्या समझा सकते हैं? हम समझा सकते हैं प्रबल लिगैंड, दुर्बल लिगैंड, क्यों हुंड के नियम के विपरीत कपलिंग हुई, हाँ, उनका रंग का व्याख्या, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के भी कुछ डीमेरिट्स या कुछ सीमाएं हैं। जैसे सबसे बड़ी सीमा यही हो गई कि उसने नेगेटिव लिगैंड और न्यूट्रल लिगैंड को बिंदु आवेश माना है, जबकि ये सही नहीं है। वास्तव में नेगेटिव चार्ज वाले लिगैंड जो हैं वो बिंदु आवेश के रूप में नहीं हो सकते। और दूसरा, उसने ये भी माना कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में आयनिक बंध होता है, जबकि हम देखते हैं कि दोनों के बीच में उपसंयोजी बंध है। तो ये जो दो हैं, यही इसकी लिमिटेशंस है, यही इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो आज हमारा ये क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, आप बताएंगे, आज मैंने आपको इस पेपर पर पढ़ाई हूँ, इसके पहले 2 वीडियो मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपलोड की थी। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर बताइए कि कौन सा वीडियो आपको
ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने ये महसूस की कि जो बोर्ड पर जो वीडियो बनाते हैं उसमें लिखावट स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए आज मैंने आपको ये पेज पर पढ़ाया है। और ये पेज का मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लिखावट यानी नोट्स बनाने में इसको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे पढ़ाई हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको किस पे पढ़ना है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना है या फिर आपको ये पेपर पर पढ़ना है, किस में ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, अब हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। बाय।